हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों कल यानी थर्सडे को आपका मैथ का पेपर है और मैं सारे बच्चों को अपने तरफ से बेस्ट ऑफ लक विशेष करना चाहूँगा, जो हमारे ट्राइबेक के बच्चे रहे हैं और जो हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए देखिए बच्चों, अब जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ लिए। अब अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखिए, ज़्यादा ओवर टेंशन हाइपर नहीं होना है। जो अब आएगा, जितना पढ़ना था आपने साल भर पढ़ लिया, अब अपने माइंड को जितना से जितना रिलैक्स छोड़ सकते हैं आप अपना रिलैक्स छोड़िए। हाँ, कुछ बच्चों का दिक्कत था कि सर है ना मुझे सर्किल करवा दीजिए, तो आज मैं सर्किल लेकर आया हूँ और मैं आज की वीडियो में सारा कंसेप्ट देकर ही जाऊँगा, ताकि जिन बच्चों को सर्किल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम को अपना सॉल्व आउट करें। एक वीडियो देख लीजिए, सर्किल आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है ना। जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। इसलिए मैं स्टार्ट भी करूँगा तो बेसिक से ही करूँगा और फिर आपको एक एक पॉइंट और जो थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी है ना कि वो एग्ज़ाम में आएगा, मैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ एक एक कर, ठीक है। तो आप इत्मीनान से बस वीडियोस को देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक करना और शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ कि सर सर्किल क्या होता है। नहीं तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे सर है ना कि सर्किल है क्या चीज़, है ना। देखो मेरा एक दोस्त था, है ना, दोस्त है अभी भी, ठीक है ना। वो एक स्कूल में गया और उससे पूछा गया कि प्रिंसिपल के द्वारा कि सर्किल क्या होता है, और वो बेचारा सर्किल को इवन डिफाइन नहीं कर पाया था, हालांकि वो बीएड किया हुआ था, सोच लो, है ना। और उसे सर्किल का डेफिनेशन पूछा गया था तो वो नहीं बता पाया था। तो कोई बात नहीं सर, हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे कि सर्किल क्या होता है। एक सर्किल एक कलेक्शन होता है सभी पॉइंट्स का इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो आपने मान लो कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड लेंथ ले लो अपने मन से, मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड लेंथ ले लिया। अब इसके राउंड तुम घूमना शुरू करो। ये जो आपको जो पॉइंट मिल रहा है दोस्तों, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है ना, सारे पॉइंट का कलेक्शन जो है ना इस पॉइंट का, इस प्लेन पे देख रहे हैं ना, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि क्या है दोस्तों, एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका लेंथ लिया गया है। नहीं तो किसी भी प्लेन में याद रखेंगे, ये जो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट बोल लीजिए फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी पॉइंट से एक फिक्स्ड लेंथ लेकर ये जो आप आर्क जो है डॉटेड लाइन चलते चले जाएंगे, और इसको जब आप एक कलेक्शन को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आप फिगर ऑब्टेंड होगा प्लेन में उसको ही सर्किल कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, सर्कल। एक फिक्स्ड पॉइंट को है ना सर्किल का सेंटर कहा गया, और इस फिक्स्ड पॉइंट से ये जो आप देख रहे हैं फिक्स्ड लेंथ जो है इसको कहा गया रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये मेरा सर्किल का रेडियस है। बात समझ गए दोस्तों, ध्यान देना। अब ये जो पाथ ट्रेस्ड हुआ इस डॉटेड है ना पॉइंट के द्वारा, जो हमें एक पाथ मिला, इस पाथ को क्या बोला गया, तो आप याद रखेंगे इस पाथ को कहा गया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है दोस्तों। और सर्कमफ्रेंस बराबर जानते हो क्या होता है, 2 r। ये याद रखना, सर्कमफ्रेंस को हम लोग c से प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं, या फिर अगर डेसिमल में बात करेंगे तो सर 3.14 होता है। r हमारा रेडियस ऑफ सर्किल होता है। अब बोलोगे सर इधर अगर मेरा रेडियस है तो इधर भी तो मेरा रेडियस हुआ, इस पॉइंट को मैंने c नाम दे दिया, तो ये जो AOC है ना ये डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। और डायमीटर कैसे मिलेगा सर, जब r में r जोड़ दोगे तो डायमीटर बराबर 2 टाइम्स रेडियस के आ गया ना। तो एक रिलेशन ये भी याद रखना कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर 2 टाइम्स होता है रेडियस के, और अगर रेडियस क्या पूछेगा तो कहोगे कि सर डायमीटर का ये हाफ होता है। यहाँ तक की बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ जो आपके 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है सर, जिसका सेंटर क्या है, मेरे पास O दिया हुआ है, और एक P पॉइंट है, और ये P कैसा पॉइंट है, कोई पूछेगा तो जवाब देना कि सर ये एक्सटर्नल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से
है ना। अच्छा, उससे पहले आओ एक छोटा सा चीज़ मैं बता दूं, है ना। जैसे मान लो कि ये सर सर्किल का सेंटर है और एक सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और इससे एक लाइन खींचो जो इस पॉइंट को, सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे। तो ये जो लाइन आपका पीटी हुआ ना दोस्तों, इस पीटी को ही क्या कहते हैं, टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मतलब एक ऐसा लाइन, है ना, जो सर्कल को सर्कमफ्रेंस पे एक जगह टच करे, उसी को टेंजेंट कहेंगे। जैसे अगर मान लो कि अगर मैं पूछूं कि सर पॉइंट बी पे टेंजेंट कैसे खींचेंगे, तो आप ऐसे खींचेंगे, इस तरह से। समझ रहे हैं दोस्तों। दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक ऐसा लाइन की मैं बात बोल रहा हूँ जो सर्किल को दो जगह कट करे। जैसे मान लो एक पॉइंट ए पे कट कर रहा है और एक पॉइंट बी पे कर रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑफ अ सर्किल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब ये दो चीज़ अगर तुम समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा आगे का समझाने में मुझे। देखो, ये हो गया मेरा कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो, इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूँ जिसका मैंने नाम दिया पी ए। बड़ा लिखता हूँ, बहुत बच्चों का रहता है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। और दूसरा देखो तो यहाँ से मैं ऐसे खींच सकता हूँ ना, इसका मैंने नाम दिया पी बी। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। आज के बाद से अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे सर 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछ चुका है। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उसमें एक रिलेशन भी होता है क्या, कि सर ये दोनों आपस में बराबर भी होता है। इसका मतलब दोनों टेंजेंट पी ए बराबर पी बी। और ये एक प्रूफ है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरम के रूप में, जो अभी हम लोग करेंगे कुछ देर के बाद। अभी आप समझते चलिए, ठीक है। तो अगर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1। ये भी याद रखेंगे। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पूछा जाए तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ थ्योरम, एक एक करके मैं थ्योरम आपको प्रूफ करवाऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि जो लड़का का थ्योरम पे कमांड हो गया उसको समझो सर्किल पे कमांड है। ठीक है ना। हालांकि 10th के ज्योमेट्री में सर्किल में उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं जितना कि 9th का जो है सर्किल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ना, को बहुत इंपॉर्टेंट है 9th का सर्किल चैप्टर। सो प्लीज़ टेक योर टाइम, है ना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो है द टेंजेंट, है ना। ये थ्योरम 1 में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देखिएगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहा कि अगर आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इस सर्किल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया P, इस P से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया जिसका नाम है AB। तो कहता है यह टेंजेंट जो होगा सर्किल से जब इस पॉइंट P को मिलाओगे ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक है ना। इसका मतलब हमको ये प्रूफ करना है सर कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। इसका मतलब अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री है तो मेरा काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट के अलावा इस टेंजेंट पे एक पॉइंट अपने मन से ले लिए Q, जो कि सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट Q है इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्किल। नहीं दोस्तों, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब आप कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि एक पॉइंट Q लिए जो कि सर्किल के आउटसाइड पड़ रहा था और उसके बाद OQ को ज्वाइन कर दीजिए। तो कोई भी थ्योरम जब भी एग्जाम में आए ज्योमेट्री का तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। गिवन में क्या है, तो आपके गिवन में एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट AB आपने ड्रॉ किया है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ऑफ द सर्किल से। उसके बाद सर आपको टू प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। गिवन के बाद याद रखना, सारे बच्चे याद रखना, गिवन के बाद हमेशा टू प्रूव लिखेंगे। प्रूफ में आपको मैंने बता रखा है क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, एक पॉइंट Q लेंगे अदर देन P ऑन AB और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। मैं इसलिए लिखा हुआ हूँ दोस्तों ना क्या, ताकि आपका मैं कम से कम समय लूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन को हैंडल करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है। अब प्रूफ में बात करेंगे
सर Q एक पॉइंट है ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, P के अलावा, है ना, एक अदर पॉइंट लिए हैं Q इस टेंजेंट पे जो कि ये सर्किल के बाहर लाई कर रहा है ना। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि Q लाइज आउटसाइड द सर्किल सर, जैसा कि आप लिख रहे हैं देयरफॉर Q लाइज आउटसाइड द सर्किल, Q जो है सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह जो लाइन OQ है ये सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, इस पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, पॉइंट R पे। तो अब यहाँ हमने लिखा कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्किल एट R। अब तुम ही बताओ, ध्यान से देखना, तो अगर मैं कहूँ कि सर ये जो OR का डिस्टेंस है ना, क्या लेस देन नहीं है OQ के, तो तुम देखो तो ये O से लेके Q का इतना दूरी है और O से लेके R का इतना दूरी है, तो ये छोटा है ना OR, किससे छोटा है, OQ से। तो हमने यहाँ लिखा कि सर OR जो होगा वो OQ से छोटा है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी लाइन का एक छोटा सा पार्ट पूरे पार्ट से तो ऑलवेज छोटा होगा। अरे हाँ या ना, ये समझते हो कि नहीं। जैसे मान लो कि ये AB है, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए C, तो AC जो हिस्सा है वो पूरे से क्या होगा, पूरे लाइन सेगमेंट से तो छोटा ही होगा। ये इतना टुकड़ा है, ये इतना टुकड़ा है। तो हमने पहले रिलेशन में क्या कहा कि सर OR जो होगा वो लेस देन होगा OQ के, क्योंकि अ पार्ट इज ऑलवेज लेस देन दी होल। ये आपने लिखना है रीजन में और इसको फर्स्ट मान लीजिए। बट तुम ध्यान से देखो कि सर OP का वही लंबाई है जो OR के लंबाई है, क्योंकि ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस। अरे सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस ही कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा, लेकिन सर हम यहाँ देख रहे हैं कि OP किसके बराबर है, OR के बराबर है सर, जो कि रेडाई ऑफ द सर्किल, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज रेडाई, याद रखना। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या देखेंगे कि सर OP जो है वो OR के बराबर है। देखना ध्यान से, OP किसके बराबर है, OR के। ऊपर में कहीं OR दिख रहा है, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सर दिख रहा है OR। इस OR की जगह क्या हम OP लिख सकते हैं, तो लिखें। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को जब हम लोग कंबाइन किए तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि OP का भी वैल्यू जो होगा वो OQ से छोटा होगा। अरे भाई, जब ये OR रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, यह जब इससे छोटा है तो यह लेंथ भी इससे छोटा ही होगा, OP भी OQ से छोटा होगा। यही तो हमने यहाँ लाया। दस हम कह सकते हैं सर कि OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O एट एनी पॉइंट ऑफ AB अदर देन P। तो हम कह सकते हैं सर कि OP जो होगा वो सबसे छोटा लेंथ होगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट अगर आप इस टेंजेंट AB पे लेंगे तो सबसे छोटा लेंथ कौन सा होगा, OP ही होगा। आप ही सोचो कि अगर एक पॉइंट में यहाँ ले लेता S, यहाँ ले लेता T, यहाँ ले लेता Z, तो इन सब से छोटा कौन सा लेंथ है, सबको जब मिलाओगे ना तो सबका लेंथ बड़ा आएगा, लेकिन ये सबसे छोटा आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन AB। इस लाइन AB और O के बीच में सबसे छोटा जो लेंथ है वो OP है। और आप ये भी जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस वजह से आप यहाँ देयरफॉर कह सकते हैं कि सर OP क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि सर पहला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा समझने का है, बाकी लैंग्वेज है। अगर कोई लड़का ढंग से लैंग्वेज पे कमांड कर लिया, उसको लिखने आ गया, तो इस थ्योरम में कोई समझने का तो हमको लगता ही नहीं कोई चीज़ है ना। एक छोटा ऐसा हिस्सा एक पूरे बड़े हिस्से से छोटा होगा, ये भी रेडियस वो भी रेडियस, तो ओवरऑल ये जो OP का लेंथ होगा वो OQ से भी छोटा होगा। चूँकि OP जो है वो OR के बराबर है, दोनों रेडियस ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि OP का लेंथ OQ से छोटा होगा। इसका मतलब OP जो हो गया वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट AB, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है बिटवीन अ पॉइंट O एंड द लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उम्मीद करता हूँ पहला थ्योरम सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, है ना, पूरे 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम अगर कोई है तो ये है थ्योरम नंबर आपका 2, ठीक है ना। इसलिए सारे बच्चे जो हैं इस थ्योरम को बहुत बढ़िया से क्या करेंगे दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी सर्किल के थ्योरम है उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। हर बार CBSE पूछता आया है इस थ्योरम को,
तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करके चले जाएं, ठीक है ना। कम से कम 3 से 4 बार पढ़ने के साथ प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये आएगा ही आएगा ये थ्योरम। हालांकि थ्योरम नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है जो कई बार पूछा हुआ है, लेकिन चूंकि उसमें लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही रहता है, इस वजह से टीचर लोग का सबसे टॉप प्रायोरिटी रहता है कि इस क्वेश्चन को सेट करना, ठीक है ना। आपको सी लिखा हुआ मिलेगा कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। लेकिन इस थ्योरम को समझाने से पहले मैं अभी रिकॉल कर देता हूँ कि अगर कभी भी अगर आपका सेंटर है ओ मालूम है और एक टेंजेंट मालूम है, तो सेंटर से जो लाइन इस टेंजेंट पे गिरता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये P और ये B है तो आप कहेंगे कि सर OA परपेंडिकुलर होगा PB पे, हमेशा याद रखिएगा। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ऑब्वियस सी बात है, लीनियर पेयर से 90 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो एंगल का सम स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। अब ये थ्योरम जैसे ही आए तो आप सीखिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले आप राइट साइड एक फिगर ड्रॉ करेंगे। याद रखना, कोई भी लड़का कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह का फिगर का ड्रॉ करना है तो कभी भी नेवर यूज़ पेन, है ना, पेन का इस्तेमाल एकदम नहीं करेंगे। आप रूलर का, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे फॉर ड्राइंग एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। समझ रहे हैं दोस्तों, अगर आप पेंसिल के अलावा पेन से यूज़ करते हैं तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है ना, फिगर पे, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि सर मान लेते हैं कि सर्किल है जिसका सेंटर O है। अब बोला एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया दोस्तों यहाँ पे P। अब इस P से, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट सभी मैंने आपको बताया था कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 सर। एक टेंजेंट ये रहा, ध्यान से देखना, है ना, जो सर्किल को A पे कट कर रहा है, और एक टेंजेंट ये रहा जो सर्किल को B पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, उससे पहले आप गिवन में लिखेंगे मेरे साथ साथ सॉल्यूशन में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, है ना, कोई भी अगर सेक्शन उठा रहे हो, चाहे सेक्शन A, चाहे सेक्शन B, चाहे सेक्शन C, चाहे सेक्शन D, हर सेक्शन के नीचे उसका क्वेश्चन नंबर जरूर देना कि हाँ, अगर मान लो कि सेक्शन B का तुम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हो तो सेक्शन B लिख के क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सर मेरे पास क्या मालूम है, एक सर्किल मालूम है सर, अ सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इन विच टेंजेंट्स AB, PA एंड PB आर ड्रॉन, ठीक है, यही है ना दोस्तों। हाँ सर, चलिए अब हम यहाँ पे गिवन के बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव ना, हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, टू प्रूव। गिवन के बाद याद रखना हमेशा टू प्रूव लिखोगे। प्रूव में क्या मालूम है तुम्हारे पास, क्या प्रूव करना है, तो तुमको यही ना प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो आपस में इक्वल होता है, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि PA PB के बराबर होगा। अब टू प्रूफ के बाद लिखाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे सर, पहले तो ज्वाइन करोगे PA को ज्वाइन किया, PB को ज्वाइन किए करोगे, ठीक है ना। अब इस सेंटर से यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर देना दोस्त, ठीक है। यहाँ से फिर इस B पॉइंट को भी ज्वाइन कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो ज्वाइन किए PA PB को, उसके बाद फिर किसको, OA को, है ना, उसके बाद किसको, OB को, है ना। तो हम तो PA PB तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, PN PB तो हम लोग लिखे ही हैं दोस्तों, तो ये हटा दो, है ना। यहाँ से बस ज्वाइन करो किसको, OP को, OA को, है ना, ये रहा आपका OP, ठीक है। तो आपको क्या कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए आप आराम से। और अब आप ये सब चौथा स्टेप PROFF प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ करने जाएंगे। तुम अभी हमसे पढ़े हो ना कि सर कोई भी सेंटर से लाइन अगर टेंजेंट पे गिरता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो सिंस यहाँ कहोगे कि सर OA परपेंडिकुलर है किस पे, PA पे, एंड OB भी परपेंडिकुलर है किस पे, PB पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं सर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAP, ठीक है ना, ये बराबर होगा एंगल OBP के बराबर कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। और इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, 90-90 हो गया दोनों एंगल। अब चूंकि हमको सर क्या इक्वल करना है, यह लेंथ और यह लेंथ। अगर हम इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाएं, या ये दो राइट एंगल में जाने के बाद अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, क्योंकि हमको साइड इक्वल करना है, और कभी भी साइड इक्वल करना रहता है तो हम दो ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट, काम खत्म।
तो इन ट्रायंगल चलो, है ना, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल किस में चलोगे सर? ओ ए पी एंड ओ, है ना, बी पी में चलेंगे। वी हैव, ध्यान से देखना सर, हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चले गए, तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या बोलोगे? यही जो गिवन था कि ओ ए पी बराबर ओ बी पी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। यूजिंग 1, रीज़न जरूर हमेशा देना, रीज़न पे आधा नंबर काटा जाता है, याद रखना। तो हमने ये यूजिंग 1 लिख दिया सर। उसके बाद तुम क्या देख रहे हो कि सर ओ ए जो है ना वो ओ बी के बराबर है, और दोनों किसके बराबर है सर? रेडियस के बराबर। तुम ही देख लो, यहाँ से भी रेडियस और यहाँ से भी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी। अब दो चीज़ तो हमको मालूम है, तो एक चीज़ और भी आपको दिख रहा है सर, ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में क्या है? कॉमन साइड है। तो भाई 2 और 1 3 क्राइटेरिया हमको मिल गया। तो किस क्राइटेरिया से ये प्रूव हुआ सर? राइट एंगल के सामने वाला साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया सर ट्रायंगल OBP के बाई RHS क्राइटेरिया से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि PA बराबर PB बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। हेंस क्या चीज प्रूव्ड। तो आपको यही प्रूव करना था। तो छोटा सा थ्योरम है लेकिन बहुत दमदार थ्योरम है। आप देखेंगे कि 80% सर्किल के क्वेश्चन में मैं इस थ्योरम का यूज़ करूँगा। कहीं भी अगर एक्सटर्नल पॉइंट दिखे तो याद रखना कि सर लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपस में इक्वल होता है ना। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम की बात करता हूँ। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा सर, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, वो है, अब देखो सर ये सब थ्योरम जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि सब थ्योरम को 2-3 बार जरूर पढ़ें, मन में पढ़े, याद कर जाए, रट जाए, जैसे करना है कर जाए, लेकिन आपको इस थ्योरम का एक एक लाइन याद होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन में जब इस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे ना, अगर जो बच्चों को याद नहीं रहेगा उनको लिखने में बड़ा दिक्कत होगा। तो आप स्टेटमेंट हमेशा याद रखें। क्या कह रहा है कि इफ़ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो लो भाई मैंने एक सर्किल लिया और एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया P, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, एक PA और दूसरा मैंने ड्रॉ कर दिया PB। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझो, ये रहा, है ना, ये PA हुआ और ये मेरा PB हुआ। अब फिर से सर आप क्या करेंगे, इन सेंटर से इसको मिलाओगे, सेंटर से इसको मिलाओगे और फिर यहाँ से इसको मिलाओगे। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे सर? गिवन में, क्योंकि थ्योरम है इसलिए इज्जत देना पड़ेगा। गिवन में है, क्या लिखेंगे? एक सर्कल है जिसका सेंटर O और रेडियस R है, इन विच, है ना, क्या दिया? इफ 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, इन विच 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है, यही तो था गिवन में। उसके बाद आप आइए सर टू प्रूव। सर इस बार प्रूफ क्या करना है? पढ़ो लाइन का स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि द दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब इस टेंजेंट और इस टेंजेंट के द्वारा सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो ये कह रहा है दे आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर। और दूसरा में कह रहा है क्या चीज़? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। तो यही ना लाइन सेगमेंट को तुम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो, तो तुमको ये भी प्रूव करना है कि ये इंक्लाइनेशन भी क्या होगा, जो लाइन सेंटर से ज्वाइन कर रहा है ये इक्वली इंक्लाइंड होते सेंटर से जो लाइन पास करता है उसके थ्रू। ठीक है, तो पहला पार्ट में हमको प्रूफ करना है सर कि एंगल, इसका नाम ए दे दो ना, ठीक है, तो AOP ये बराबर होना चाहिए सर BOP के। एंड दूसरा पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि एंगल APO ये बराबर होगा एंगल BPO के। देखो सर फिर से एंगल इक्वल करना है, तो अगर तुमको कोई भी सर साइड इक्वल करना हो
कोई भी एंगल इक्वल करना हो तो वहाँ एक ही केस है, वो क्या है सर, मेक टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आप कर देते हैं, इसका मतलब कि सर वो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड, ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल और रिमेनिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम इन दो ट्रायंगल को फिर से कॉन्ग्रुएंट करें। ठीक है, तो हम प्रूफ में चलें। तो सिंस यहाँ लिखेंगे क्या सर, OA जो है ना वो परपेंडिकुलर है PA पे एंड OB जो है ना वो परपेंडिकुलर है PB पे, है ना। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर कितना डिग्री के दोस्तों, 90 डिग्री के। कभी भी सेंटर से अगर कोई लाइन सर टेंजेंट को छू रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो हमने इसको फर्स्ट मान लिया। अब आप दोनों ट्रायंगल में चले जाए तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे इन ट्रायंगल लिखो ना, सिंपली इन ट्रायंगल लिखो, चाहे इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, जो मन करे वो लिखो। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल लिखना चाहेंगे तो लाइन यही लिखो, इन राइट एंगल, क्योंकि अब तो परपेंडिकुलर हो ही चुका है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OAP एंड ट्रायंगल कौन सा, OBP, वी है। आओ भाई, हम बोलेंगे सर कि एंगल OAP बराबर होगा OBP के बराबर 90 डिग्री के। रीज़न क्या लिखोगे, यूजिंग 1। ठीक है सर, ये तो हो गया सर। फिर क्या देख रहे हो सर, OP बराबर OP दोनों में क्या है दोस्तों, आप बोलेंगे सर OP बराबर OP दोनों में कॉमन साइड है, और OA बराबर OA बराबर OB ईच इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। तो फिर से आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे है ना ट्रायंगल है ना OAP जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP के बाई किस क्राइटेरिया से, तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो बाई RHS क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आप पढ़ चुके हैं कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर और यह एंगल इस एंगल के बराबर, दोनों एंगल लिख दो। देयरफॉर करके आप कह सकते हैं कि एंगल AOP ये बराबर होगा एंगल BOP के, एंड एंगल सर APO ये बराबर होगा एंगल BPO के बाई CP/CT। हेंस क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रूव। और यहाँ से ये थ्योरम समाप्त हो गया। अरे बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है? तो अभी तक हमने 3 थ्योरम देखा कि सेंटर से लाइन अगर किसी टेंजेंट पे गिरता है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। दूसरा हमने थ्योरम देखा कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉन होते हैं सर्किल पे तो वो दोनों लेंथ जो होता है टेंजेंट का आपस में इक्वल होता है। और तीसरा हमने देखा कि अगर दो टेंजेंट अगर किसी सर्किल पे ड्रॉन किए जाते हैं तो सेंटर पे उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और जो सेंटर से जो लाइन टेंजेंट के थ्रू जो मिलता है उन पे उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों बराबर होता है। हमेशा याद रखेंगे। सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग तवातोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सारे बच्चे अब तैयार रहिए, है ना। जितना भी बेसिक थ्योरम जो था, है ना, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड मैंने करवा दिया। 2 थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट, लेकिन 2 थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक जो सेकंड वाला मैंने करवाया और एक फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आइए सारे थ्योरम पे बेस्ड अब हम देखते हैं कि सर क्वेश्चन में थ्योरम का एप्लीकेशन कर पाते हैं कि नहीं। याद रखिएगा, क्लास 9th में जो भी थ्योरम आप पढ़े थे सर्किल से रिलेटेड, उन सारे थ्योरम का भी यूज़ होगा 10th में। कहा गया प्रूव दैट इन अ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल पहले तो समझेंगे कि सर कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं। अ सर्कल, 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड क्या चीज़, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो आप देखो ध्यान से कि सर दोनों सर्किल का सेंटर O है, अरे हाँ या ना, लेकिन दोनों सर्किल का रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे सर्किल, है ना, जिनका सेंटर समान हो और रेडियस अलग अलग हो, उन्हीं को कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। अब आगे पढ़ो। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। देखो कॉर्ड कह रहा है कि लार्जर सर्किल का कॉर्ड, तो ये रहा मेरा लार्जर सर्किल का कॉर्ड। देखना ध्यान से एकदम, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्किल को,
है ना। तो मान लो कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट सी पे टच कर रहा है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये जो सर्किल जो छोटे सर्किल पे कट कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पे, तो ये बाइसेक्टेड होगा। इसका मतलब ए सी का लेंथ किसके बराबर करना है, सी बी के बराबर करना है। तो अगर गिवन में मैं लिखूं सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या लिखूंगा दोस्तों, गिवन में मेरे पास क्या था, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, नहीं लिख दो खाली इतना ही, है ना, कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना, विथ सेंटर ओ। आगे पढ़ो सर, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे कि सर ज्वाइन करोगे ओसी को, है ना, ज्वाइन कर दो तुम 1 मिनट के लिए ओसी को, थोड़ा ज्वाइन करो भाई कंस्ट्रक्शन में। लो सर हमने ज्वाइन किया। और अभी थ्योरम आप पढ़े थे क्या चीज़, कि सर इस छोटे वाले सर्किल को देखो, छोटे वाले सर्किल का सेंटर ओ है और छोटे वाले सर्किल के लिए ये जो लाइन ए बी है ये टेंजेंट का काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, तो ये परपेंडिकुलर होगा दोस्तों इस टेंजेंट पे, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो अब यहाँ से आप आइए, टू प्रूव क्या करना था, तो आप लिखेंगे टू प्रूव में सर कि हमको बाइसेक्ट करना है किसको, कॉर्ड को, तो ए सी बराबर सी बी, यही प्रूफ करना है। अब यहाँ से हम आएंगे प्रूफ पे, है ना, है ना। लो लिखो भाई 9th का थ्योरम, वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना, टू अ, लेकिन ऐसे लिखोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा नहीं। We know that the line joining the center of a circle to the tangent is perpendicular, तो therefore यहाँ से कहेंगे सर कि OC जो होगा सर वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, है ना। ऑल्सो आप ये भी जानते हैं 9th के थ्योरम से, we know that, है ना, we know that the line which is perpendicular to the chord, है ना, from the center of circle, from the center of the circle, है ना, bisects the chord, बस 2 थ्योरम लिखा और ये सवाल खत्म। क्या पढ़े दोस्तों, क्लास 9th में ये भी पढ़े थे कि अगर सर एक सर्किल है और एक कॉर्ड है और सेंटर से अगर लाइन, अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी सर्किल पे गिरता है तो इसको परपेंडिकुलरली क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब किसी सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड पे गिरता है तो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सा में बांटता है। तो इस अनुसार हम देयरफॉर कह सकते हैं कि AC किसके बराबर होगा दोस्तों, CV के, और आप यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। धुआं एकदम कर दोगे दोस्तों, है ना। अगर हमसे पढ़कर कोई लड़का अगर अभी भी सर्किल में किसी को दिक्कत होता है तो उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझा सकेगा, ठीक है ना। मैं एक तो बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता हूँ, ये नहीं कि उड़ाते चले। बच्चों को नहीं समझा पाया तो वो टीचर क्यों कहलाएगा, ठीक है ना। अपने तो खुद बनाना नहीं है, समझ रहे हैं ना। टीचर वही अच्छा होता है जो बच्चे के दिमाग में फिट कर दे, है ना। एक एक बात याद रखिएगा, हर टीचर का पढ़ाने का शैली अलग अलग होता है ना, इसलिए ध्यान देंगे सारे बच्चों। इसमें कुछ नहीं है, 10th का बस एक छोटा सा कंसेप्ट आया कि एक टेंजेंट है, सेंटर से अगर लाइन टेंजेंट पे गिरता है तो परपेंडिकुलर अभी पढ़े थे, तो उसके अनुसार पहला थ्योरम। और 9th में ये पढ़े थे कि अगर कोई सेंटर से किसी कॉर्ड पे, अरे बड़े वाले सर्किल के लिए तो AB कॉर्ड है ना जी, अगर AB कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल के लिए और सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर लाइन गिर रहा है परपेंडिकुलर तो इसको बाइसेक्ट भी करता है। पढ़े थे ना थ्योरम 9th में, या नहीं पढ़े थे? तो बस वही 9th का थ्योरम लगाएं कि भाई जो लाइन सेंटर से परपेंडिकुलरली गिरता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को दरअसल बाइसेक्ट भी करता है। इस वजह से AC किसके बराबर, CB के बराबर। प्लीज़ टेक योर टाइम।